हेलो और वेलकम। चलो 2000 साल से भी पहले के टाइम में चलते हैं, जब कागज नहीं था और कहानियां पत्थरों पर लिखी जाती थी। सोचो पुराने टाइम में भारत को, जहां ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि मंदिर की दीवारों पर सबके लिए था। ये पत्थर की नक्काशी दुनिया की पहली ग्राफिक नॉवेल्स थी, सैंडस्टोन में बनी पब्लिक लाइब्रेरीज। आज हम इस परंपरा की दो मास्टरपीस देखेंगे, भरहुत और सांची के स्तूप। उनकी रेलिंग और गेटवे बुद्ध की कहानियों, उनके पिछले जन्मों और रोजमर्रा की जिंदगी के सीन से भरे हुए हैं। ये मॉन्यूमेंट्स सिर्फ धार्मिक जगहें नहीं हैं, ये कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया हैं, जो हमें दिखाते हैं कि लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे और क्या मानते थे। मौखिक परंपराओं के देश में इन नक्काशी ने कहानियों को परमानेंट बना दिया, बोली हुई ज्ञान को एक लास्टिंग आर्ट में बदल दिया। चलो इन शांत कहानीकारों को पढ़ना सीखते हैं और भारत के पहले पत्थर के कॉमिक्स की इंजीनियरिंग और स्पिरिचुअल डेप्थ को जानते हैं। ये भरहुत और सांची की कहानी है, सारी इंसानियत के लिए एक विरासत। पुराने टाइम के भारत में ज्यादातर ज्ञान बोलकर ही शेयर किया जाता था, लेकिन हर किसी तक कैसे पहुंचे, यहां तक कि जो PRH नहीं सकते। जवाब है आर्ट। कागज से बहुत पहले भारतीयों ने विजुअल स्टोरी टेलिंग में मास्टरी हासिल कर ली थी। पत्थर का इस्तेमाल करके ऐसी कहानियां बनाते थे जो कोई भी समझ सकता था। मंदिर और स्तूप पब्लिक स्टोरी बुक बन गए, जहां लोग चलते फिरते और पूजा करते हुए सीखते थे। आर्टिस्ट्स शांत फिल्म मेकर की तरह नक्काशी के लिए खास मोमेंट्स चुनते थे और जेस्चर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्रेस करते थे। इस परंपरा ने सदियों तक भारतीय कला को आकार दिया, जिसमें एजुकेशन, आध्यात्मिकता और क्रिएटिविटी का मेल था। पत्थर सामूहिक यादों और ज्ञान का एक जीता जागता जरिया बन गया। जहां ताजमहल जैसे बड़े मॉन्यूमेंट्स सारी अटेंशन ले लेते हैं, भारतीय कहानी कला की असली जड़ें भरहुत और सांची के स्तूपों में हैं। दूसरी सदी BCE के आसपास बने ये जगहें पत्थर में कहानी कहने की शुरुआत बताती हैं। व्यापारियों, भिक्षुओं और आम लोगों के पैसों से बने ये सही मायनों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स थे। इनकी नक्काशी हर किसी के लिए थी, किसान, व्यापारी और तीर्थयात्री, सबके लिए। ये जगहें बौद्ध कला के एक खास पल को कैद करती हैं, जो बुद्ध के जीवन और एजुकेशनों को विजुअल लेसन्स के रूप में दिखाती हैं। हालांकि बाद के चमत्कारों से ये फीके पड़ गए, लेकिन इनकी शांत कहानी कहने की पावर बेजोड़ है। भारतीय कल्चरल स्टोरी के इन शुरुआती चैप्टर्स को फिर से जानने का टाइम आ गया है। भरहुत का स्तूप, जो 150 BCE के आसपास बना था, हमारी सबसे पुरानी पत्थर की स्टोरी बुक है। इसकी रेलिंग, जो अब कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में है, एक पुराने कॉमिक स्ट्रिप के पन्नों जैसी है। आर्ट सिंपल और डायरेक्ट है, रियलिज्म से ज्यादा क्लैरिटी के लिए डिजाइन किया गया है। जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन के सीन मेडेलियन में उकेरे गए हैं। हर एक पर ब्राह्मी लिपि में लेबल लगा है, जैसे महाकपि जातक में बंदर राजा अपने शरीर से एक पुल बना रहा है। सेल्फ सेक्रीफाइस की एक पावरफुल इमेज। एक और पैनल, द ग्रेट डिपार्चर, बुद्ध को सिंबलाइज करने के लिए एक खाली सिंहासन का इस्तेमाल करता है, एनिकॉनिक परंपरा को फॉलो करते हुए। फिगर्स कहानी सुनाने के लिए अरेंज किए गए हैं, रियलिज्म के लिए नहीं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बड़े दिखते हैं और सीन्स को फॉलो करना आसान है। यह एक सोच समझकर लिया गया फैसला था। आर्टिस्टिक फ्लरिश से ज्यादा नैरेटिव एफिशिएंसी। भरहुत के आर्टिस्ट्स ने लोक परंपराओं में एक विजुअल लैंग्वेज की शुरुआत की, जिससे कॉम्प्लेक्स कहानियों को सबके लिए आसान बना दिया गया। उनका काम नैरेटिव आर्ट का एक खजाना है, जो इमेज और टेक्स्ट को एक क्रांतिकारी तरीके से मिलाता है। ये पैनल सिर्फ सजावट नहीं थे, ये सिखाने और याद रखने के लिए टूल्स थे। भरहुत विजुअल स्टोरी टेलिंग की पावर का एक सबूत है। भरहुत की जीनियस उसकी एक्सेसिबिलिटी में है। आर्टिस्ट्स ने कहानियों को हर किसी के लिए पढ़ने लायक बनाया, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं।
जैसे ही तीर्थयात्री स्तूप के चारों ओर चलते थे, इमेज जानी पहचानी कहानियों की याद दिलाते थे। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। ब्राह्मी लिपि को समझे बिना भी देखने वाले सिर्फ विजुअल्स से ही छद्दंत जातक जैसी कहानियों को पहचान लेते थे। ये नक्काशी निमोनिक डिवाइस के रूप में काम करती थी, जो मौखिक परंपराओं को पत्थर में टिकाए रखती थी। इंस्क्रिप्शंस ने पढ़े लिखे लोगों के लिए गहराई बढ़ाई, जैसे कॉमिक बुक में कैप्शन होते हैं। इस दोहरी अप्रोच ने स्तूप को सीखने का एक डेमोक्रेटिक सेंटर बना दिया। इन कहानियों का विजुअल इंपैक्ट त्याग, उदारता, दया, तुरंत और इमोशनल था। भरहुत की नक्काशी सिर्फ कला नहीं थी, उन्होंने कैरेक्टर को आकार दिया और ज्ञान को खुले तौर पर शेयर किया। यह एक पब्लिक आर्ट थी जिसका गहरा सोशल और स्पिरिचुअल पर्पस था। सांची की बात करें तो हमें आर्टिस्टिक सोफिस्टिकेशन में एक बड़ी छलांग दिखती है। ग्रेट स्टूपा के गेटवे डायनामिक और एक्सप्रेसिव हैं, जो पत्थर को एक जीता जागता ड्रामा बना देते हैं। सांची सातवाहनों के अंदर फला फूला, जो उसकी एम्बिशियस डिटेल्ड नक्काशी में दिखता है। आर्टिस्ट्स ने भीड़भाड़ वाली, लगातार चलने वाली कहानियां बनाई, जो देखने वाले की नजर को आगे बढ़ती घटनाओं में ले जाती थीं। फिगर्स स्वाभाविक रूप से ट्विस्ट और इंटरैक्ट करते हैं, कहानियों को एनर्जी और इमोशन के साथ जीवंत बनाते हैं। कुशीनगर की घेराबंदी जैसे सीन मूवमेंट और अर्जेंसी से भरे हुए हैं। बारीक डिटेल्स, कपड़े, सिटीस्केप्स, वाइल्ड लाइफ देखने वालों को पुरानी दुनिया में डुबो देते हैं। सांची की कला केवल कहानी सुनाना नहीं है, यह एक दुनिया बनाना है। पत्थर एक जीवंत समाज की आवाजों और भावनाओं से गुलजार है। सांची भारतीय नैरेटिव आर्ट में एक ऊंचाई को दर्शाता है। सांची एनिकॉनिज्म की बौद्ध परंपरा को जारी रखता है। बुद्ध को कभी सीधे नहीं दिखाया जाता, बल्कि प्रतीकों के जरिए। एक बोधि वृक्ष, एक पहिया, एक एम्प्टी थ्रोन, ये उनकी उपस्थिति को दर्शाते हैं, जिससे देखने वालों को गहरे अर्थों पर विचार करने के लिए इनवाइट किया जाता है। यह प्रतीकात्मक भाषा देखने वालों को एक्टिव पार्टिसिपेंट्स में बदल देती है, जिससे वे आध्यात्मिक विचारों से जुड़ते हैं। सांची के आर्टिस्ट्स जेस्चर्स और कंपोजिशन के जरिए भावनाओं को बखूबी दिखाते हैं। दुख, खुशी, भक्ति, सब बिना शब्दों के। रोजमर्रा की जिंदगी पवित्र कहानियों के साथ दिखती है। विदेशी विजिटर्स, हलचल भरे शहर, नेचर स्पिरिट्स, पवित्र और धर्मनिरपेक्ष का मिश्रण सांची को एक कॉस्मोपॉलिटन फील देता है। इसके गेटवे आध्यात्मिक मार्गदर्शक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड दोनों हैं। सांची की कला एक सोफिस्टिकेटेड मेडिटेटिव विजुअल थियोलॉजी है। भरहुत और सांची दूसरे इंडियन मॉन्यूमेंट्स जितने फेमस क्यों नहीं हैं, भरहुत की नक्काशी को एक म्यूजियम में ले जाया गया, जिससे उसका ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट लॉस्ट। अजंता और एलोरा जैसी बाद की जगहों ने अपनी शानदार मूर्तियों और पेंटिंग्स के साथ लोगों का ज्यादा ध्यान खींचा। भरहुत और सांची के नैरेटिव पैनल्स को समझने के लिए पेशेंस और कल्चरल नॉलेज चाहिए। उनकी सूक्ष्म, समुदाय प्रेरित कला उसके बाद आने वाली शाही शक्ति के स्मारकीय प्रदर्शनों के विपरीत है। इतिहास अक्सर साम्राज्यों और लड़ाइयों को उजागर करता है, आम लोगों की शांत उपलब्धियों को नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि ये फाउंडेशनल मॉन्यूमेंट्स विद्वानों के लिए तो प्रिय बने रहे, लेकिन दुनिया में लेस नोन। अब समय आ गया है कि उनकी कहानियों को फिर से लाइमलाइट में लाया जाए। भरहुत और सांची के रिमेनिंग पैनल्स कुल 600 से ज्यादा इतिहास और कला का एक खजाना है। वे पुराने भारतीय जीवन की एक सीधी झलक देते हैं। कपड़े, आर्किटेक्चर, बाजार, जानवर और भी बहुत कुछ। हर पैनल एक जीवंत दुनिया का एक स्नैपशॉट है, जो 2000 सालों से ज्यादा समय से संरक्षित है। फैक्ट्स के अलावा ये पत्थर एक ऐसी कल्चर को दिखाते हैं जो कहानियों को वैल्यू देती थी और कला को शिक्षा और प्रेरणा का एक उपकरण मानती थी। भरहुत एक टेक्स्ट बुक जैसा है, साफ और इंस्ट्रक्टिव। सांची एडवांस्ड लिटरेचर जैसा है,
इमोशनल और सिंबॉलिक। जब आप इन नक्काशी को देखें तो सिर्फ ऊपर से ही न देखें, इन्हें पुराने लाइब्रेरीज के रूप में पढ़ें। भारत की पहली कॉमिक बुक्स बंदर राजा की यात्रा को फॉलो करें, कंठक के दुहक को महसूस करें, भीड़ की भक्ति को देखें। इन पत्थरों ने अपना ज्ञान शेयर करने के लिए सदियों तक इंतजार किया है। हमें बस सुनना है अपनी आंखों से।